नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 8वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थी। महिला, किसान, युवा, रोजगार के लिए तमाम चीजों के हर वर्ग के लोग इससे आस लगाए बैठे थे, लेकिन हर क्षेत्र को क्या कुछ खास मिला है? क्या उनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीए रूपक अग्रवाल जी मौजूद है। तो रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। और सबसे पहला सवाल यही कि इस विकसित भारत के इस बजट में क्या कुछ खास है? आज की खबर के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी को बजट की शुभकामनाओं के साथ इस बार का बजट अगर देखा जाए तो इसकी कुछ हिंट कल प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से दे ही दी थी कि गरीबों और मध्यम वर्गों के घर में लक्ष्मी जी इस बार पधारे हैं। तो उन्होंने निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इस बार घोषणाएं करी। इनका मेन फोकस उधर ही था। आप अगर देखेंगे पूरे बजट में तो इन्होंने किसी भी तरीके का बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं इन्होंने ध्यान दिया। इनका मेन फोकस गांव में स्वरोजगार बढ़ाना, जिसके लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख करने की बात करी गई है। दालों के क्षेत्र में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने दाल का एक अलग पैकेज अनाउंस किया है। इसके साथ ही साथ बिहार को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड जैसे संगठन के घोषणा करी है। और ये तो ग्रामीण संबंधी बात होगी। अगर शहर के युवाओं की बात करें तो शहर में जो माइक्रो सेक्टर के जो उद्यमी हैं उन सब के लिए सरकार ने टर्म लोन जो कि लगभग 5 लाख रुपए तक का है उसको प्रोवाइड करने की बात करी गई। और मीडियम और स्मॉल एमएससी सेक्टर के लिए उन्होंने जो अपना वर्तमान में प्रावधान था कि सरकार की तरफ से कोलेटरल फ्री जो क्या बोलूँगा ऋण की राशि है उसको 5 करोड़ से बढ़ा करके 7 करोड़ करने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। जी। तो जब भी बजट की बात आती है, सबसे पहले टैक्स पे लोग देखते हैं कि भाई हमको टैक्स में कितनी छूट मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज इस बार देखने को मिली कि 12 लाख तक की जिनकी एनुअल इनकम है उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी राहत है? देखिए, पिछले कई वर्षों से सरकार जो कॉरपोरेट एसएससी हैं उन सबको तो काफ़ी रियायतें दे रही थी, जिसकी और इंडिविजुअल के फ्रंट पे जो पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करते हैं जैसे वेतनभोगी या और व्यक्तिगत आप और मैं जैसे, तो इनके लिए इतनी ज़्यादा रियायतें नहीं दी गई थी। और पिछले कुछ सालों से जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन है वो कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इस बार सरकार ने दिल खोलते हुए उसकी लिमिट को जो 7 लाख थी उसे बढ़ा करके 12 किया गया है, ताकि जो एक 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाला व्यक्ति है उसको किसी भी तरीके का डायरेक्ट इनकम टैक्स का बोझ ना पड़े। तो ये एक सरकार ने एक बड़ा ही सराहनीय और अच्छा कदम उठाया है जिसकी सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए। और ये जाहिर सी बात है ये वेतनभोगी कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंट इस क्लास में वही पाते थे। इसके अलावा हायर इनकम ग्रुप जो 15 लाख के ऊपर 30% की कैटेगरी में आता था, अब वो 24 लाख रुपए के ऊपर 30% की कैटेगरी में चला गया है। तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी राहत की खबर है। जी। रूपक जी, जब भी बजट की बात होती है तो इसमें महिलाएं भी खुद को जोड़ती, क्योंकि ये सिर्फ बजट पुरुषों का नहीं होता, किसानों का नहीं होता, ये सबका होता है और खासतौर से महिलाओं का भी होता है। क्योंकि जैसे वित्त मंत्री पूरे देश का बजट पेश करती हैं, वैसे ही एक महिला भी अपने घर का बजट बनाती है, हर एक खर्चे सोच समझ के करती है। तो महिलाओं को क्या राहत मिली है? क्योंकि महंगाई कम हो, सबसे पहला इंसान कॉमन चीज सोचता है कि बजट पेश हो रहा है, महंगाई में कुछ कमी आए। ऐसा कुछ है महिलाओं के बजट में? क्या कुछ इस बार बदलाव हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। सरकार ने महंगाई के फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा काम करने का अपना जो दृढ़ निश्चय है उसको दिखाया है। और सबसे अच्छी बात रही कि सरकार ने अपने फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को प्रॉपर मेंटेन किया, जिसकी वजह से हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई की दर पिछले वर्षों के मुकाबले कम ही रहेगी, जो जाहिर सी बात है सीधा घरेलू बजट पे फर्क डालेगी और महिलाओं को ही सीधा इससे कहीं ना कहीं पे एक राहत महसूस होगी। स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए लेडीज़ के लिए तो कोई उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर इनडायरेक्टली उन्होंने जीएसटी के फ्रंट पे कई सारी चीज़ें जो हमारे घरेलू रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं उनके ऊपर से उन्होंने सेस और किसी भी दूसरी तरीके के सरचार्जेस को हटा करके उसको एक यूनिफॉर्म मोड में लाने की बात कही है, जो जाहिर सी बात है हमारे घर के घरेलू बजट को काफ़ी हद तक हल्का करेगी। जी।
महंगाई की बात तो हो गई, लेकिन जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनकी पसंद नापसंद को कैसे नकार सकते हैं। सबसे पहली पसंद महिलाओं की होती है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर, डायमंड को लेकर क्या कुछ घोषणा है? नहीं, गोल्ड और सिल्वर को फ्रंट पे किसी भी तरीके का सरकार ने रियायत नहीं दी है। इसलिए इस एरिया पर तो लोगों को निराशा ही हाथ लगी है, जो उम्मीद करके चल रहे थे। और जहाँ तक आपको जानकारी भी होगी कि आज सोना ने, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी किया है। तो बस यही बोल सकते हैं कि जिन महिलाओं के पास गोल्ड की ज्वेलरी है, उनका कीमत काफ़ी अच्छी बढ़ गई। उनको इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश होना चाहिए। जी, यानी कि जिसके पास पहले से ज्वेलरी है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट का हाल हम देख रहे हैं, बहुत बुरा चल रहा है। सभी को उम्मीद थी कि नया बजट आएगा तो उससे जो है शेयर मार्केट में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मुस्कान आएगी शेयर होल्डर्स के चेहरों पर। लेकिन शेयर होल्डर्स के चेहरे भी उतरे हुए हैं और बजट आने के बाद भी कुछ उम्मीद नहीं दिखी उन लोगों में। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स के और चेहरे के जो उतरापन जिसे आप कह रही हैं, वो केवल बजट से ही उठ जाएगा। इसके लिए कई सारे ग्लोबल फैक्टर भी काम कर रहे थे। आपको पता ही होगा पिछले 1 डेढ़ साल से जिस तरह के इसराइल का और ये रशिया लड़ाई में कूदे हुए थे। तो हमारी जो सबसे बड़ी बाहरी किसी भी दिक्कत आती है तो तेल पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, हमें सबसे ज़्यादा वही डैमेज करता है। और पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है इस समय कहीं ना कहीं वो उस बढ़ते हुए तेल के दामों से चरमरा रही थी। तो हम भी उससे अछूते नहीं रह सकते थे। हालांकि इधर आपने कुछ दिनों में अगर मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो बजट में की अच्छी घोषणाओं को लेके मद्देनज़र बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। और इस बार सरकार ने शेयर मार्केट को किसी तरीके से डेंट नहीं किया है, जो कि पिछले बजट में किया था। तो किसी तरीके की अच्छी खबर ना बुरी खबर ना आना भी एक अपने आप में शेयर बाजार इसको एक अच्छी खबर के रूप में देख रहा है। तो हम इसको बुरा नहीं बोलेंगे मार्केट के हिसाब से। ये न्यूट्रल बजट है शेयर बाजार के हिसाब से। अब आगे जो बाजार को बजट की अपेक्षा में बढ़ना था वो बढ़ गया। अब आगे आर्थिक मोर्चे पे सरकार क्या काम करती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी सरकार ने अपना फोकस कम किया है या उसका एलोकेशन घटाया है। इसकी वजह से आने वाले हफ्ते या समय में बजट को या शेयर बाजार इस पे क्या नेगेटिव रिएक्शन देगा वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शेयर बाजार का रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरह से बदलाव देखने को मिला? क्योंकि जब बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बात कर रही थी अर्थव्यवस्था पर, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है और तीसरे नंबर पर भारत को लेकर आएगी। तो क्या जो बजट आया है वो इस लायक है कि भारत तीसरे नंबर पर इकोनॉमी के मामले में आ जाए? बिल्कुल। इसके लिए हम बजट से ज़्यादा हम अपने भारतीय जो नागरिक हैं उनकी इच्छा शक्ति को बोलेंगे। और हम हर हाल में तीसरी क्या, हम दूसरी भी आने वाले समय में, हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लग जाए, पर अर्थव्यवस्था ज़रूर बनेंगे। इस पे किसी तरीके का दो राय नहीं है। सरकार की तरफ से अच्छे अगर कदम आ जाते हैं तो वो स्पीड को थोड़ा गतिमान कर देता है। जिस हिसाब से सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट में रेवेन्यू फोरकास्ट किया और एक्सपेंडिचर की अपना बजट एलोकेट किया है, हम उसे मान करके चलते हैं कि वो हमारी आर्थिक विकास को एक अच्छी गति देगा। और हम जल्द ही शायद हम 2029 से पहले पहले अपने आप को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देख लें। ठीक है। सुरक्षा का क्षेत्र जो कि किसी भी बजट से अछूता नहीं रहता, इस बार सुरक्षा के क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है? सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में जो पिछले वर्ष के आवंटन थे उसको ही बरकरार रखते हुए कोई एक विशेष पैकेज की नहीं दी, घोषणा नहीं करी है। परंतु उन्होंने जितने भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे देश में बनने थे, उन सबको इंसेंटिव के द्वारा बल देने की या जोर देने की एक प्रक्रिया को जारी रखा है, जो कि एक अपने आप में एक अच्छा कदम है। और हर बजट में हर एक क्षेत्र को कवर कर पाना किसी भी सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। पिछली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को कवर किया था। इस बार उन्होंने शहरी मध्यम वर्ग और ग्रामीण स्वरोजगार योजनाओं पे ध्यान दिया है। जी, लेकिन इस बार एक चीज पर और ध्यान दिया है, एजुकेशन। वो चाहे मेडिकल फील्ड हो, आईआईटी हो, एआई हो, इन तीनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह से देखते हैं, इसमें और बेहतर हो सकता था या अपने आप में बेहतर है? नहीं, बिल्कुल ये
काफ़ी जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी है उसके हिसाब से तो काफ़ी बेहतर होना चाहिए। पर ये एक अच्छी हमारे लिए एक संकेत है कि सरकार इसके बारे में सोच रही। जैसे उन्होंने 5 नए आईआईटी बनाने की बात करी है, 75,000 मेडिकल में सीट बढ़ाने की बात करी है, और सरकार ने यह भी बताया है कि पिछले 5 वर्षों में आईआईटीज़ में सीट की संख्या दुगनी हुई है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा कदम है। दूसरा, जो सरकार ने घोषणा करी कि ब्रॉडबैंड के थ्रू जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं और शहरी हॉस्पिटल्स जिनको हम बोलते हैं CGHS के तहत आते हैं, उन सबको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ने की बात करी गई है, जो स्कूलों के क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन के लिए और हॉस्पिटल में बेटर कनेक्टिविटी और ट्रीटमेंट में हमें जाहिर सी बात है बड़ी अच्छी मदद करेगी। इंडियन एआई के लिए एक भारी भरकम बजट किस तरह से देखते हैं, और जब इंडियन एआई आगे प्रोग्रेस करेगा तो भारत की तस्वीर किस तरह से बदलेगी? जाहिर सी बात है, चाइना का डीप सीक आने के बाद भारत के ऊपर एक काफ़ी बड़ा दबाव था कि एआई क्षेत्र पे इनको कुछ करना है। सरकार हालांकि इस पे एक तरह से बोलेंगे कि बेमन से काफ़ी समय से काम कर रही थी, पर इस प्रेशर की वजह से हो सकता है आज जो 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं एआई के प्रमोशन के लिए, तो देखिए हम कितना उसमें आगे बढ़ते हैं। सरकार का टारगेट तो यही है कि 1 साल के अंदर हम अपना एक एआई लॉन्च अपना कर दें, ताकि भारत की भी इस ग्लोबल रेस में कहीं ना कहीं एक पहचान बन पाए। इस बार हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है, सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाई गई हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई हैं, लेकिन बिहार, उसे तो बेहतरीन बहार मिल गई है क्योंकि उसके लिए भारी भरकम घोषणाएं, बजट। तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या बिहार को ज़रूरत है? इसलिए नीतीश कुमार गठबंधन में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आने वाले समय में चुनाव भी है, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिहार को ज़रूरत है या फिर गठबंधन की मजबूरी? देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। वास्तविकता में बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ देश का राज्य है, तो उसकी ज़रूरत भी है। और वे बोलेंगे मोदी मोदी 3.0 में तो उनकी लॉटरी लग गई है। पिछले बजट में भी उनका विशेष ध्यान रखा गया था, इस बार भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई है, और वो बिहार के लिए ज़रूरी है। बिहार में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मखाने का प्रोडक्शन होता है, जो कि वहाँ पे किसान तालाबों से पैदावार करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके हम लोग शहर पूरे देश भर में पहुंचाते हैं। तो वो एक ज़रूरी कदम भी था। प्लस सरकार ने पटना एयरपोर्ट के साथ एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी बात कही है, और जितने भी भगवान बुद्ध से संबंधित तीर्थ क्षेत्र हैं या अपना पर्यटन के क्षेत्र हैं, उन सब के विकास की भी बात कही है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहार को ही सेंट्रिक करके ये घोषणाएं करी गई हैं। पूरे बजट में बिहार के अलावा और किसी भी प्रदेश के लिए इस तरीके का नाम लेकर के स्पेशल पैकेज की बात नहीं कही गई है। तो ये आप इसको मजबूरी समझें या प्राथमिकता समझें, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, पर ये ओवरऑल बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो अभी तक 5 वर्षों के लिए नई सीटें बढ़ाकर 75,000 करने की बात करी गई है मेडिकल में, तो इससे क्या सिर्फ सीटें बढ़ाकर एजुकेट करके ही काम बनेगा? इससे क्या मेडिकल के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, या फिर उनको रोजगार देना, उनको जो है वैकेंसी देना, ये भी बहुत जरूरी है? क्योंकि आप वैकेंसी तो निकाल रहे हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उनको रोजगार दे पाएंगे? क्योंकि कई क्षेत्र में ऐसा होता है कि वैकेंसी निकलती है, लेकिन वहां पर जो है या तो भर्ती हो नहीं पाती है, पेपर की वैकेंसी निकलती है, एग्जाम की डेट निकलती है, लेकिन वहां एग्जाम नहीं हो पाते। तमाम चीजें देखने को मिलती है। इस तरह से अगर मेडिकल के क्षेत्र में देखें, वहां पे आप सीट निकाल के बच्चों को एडमिशन तो दे देंगे, वो पढ़ भी लेंगे, लेकिन उनको जॉब दे पाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का एक तरह से काफ़ी सस्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला देश है, और मोदी जी शुरू से ही हिंदुस्तान को एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। विदेशों से काफ़ी लोग हमारे हिंदुस्तान में आकर के अपना हार्ट का, डेंटल या कैंसर के संबंधित इलाज को करवाते हैं। आज के बजट में सरकार ने इस क्षेत्र को बिल्कुल ध्यान रखा है ताकि हम ग्लोबल रेस में पीछे ना चले जाएं। सरकार ने काफ़ी दवाओं को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डालने की बात कही है, और कई जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक दवाएं हैं, कैंसर रोधी दवाएं हैं, उनका भी इन्होंने टैरिफ घटाने की बात कही है। जो हम 75,000 सीट्स की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर 75,000 सीट सरकार बनाएगी तो उन्होंने स्टूडेंट्स की डिमांड को देख करके ही बनाया होगा। और अगर ये सीट्स भरती हैं, इनसे 75,000 नए डॉक्टर जो हमारे देश को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं रोजगार, आबादी 150 करोड़ हो रही है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पे जो खर्चा है वो हर एक, चाहे निम्न से मध्यम से लेकर के उच्च आय वर्ग वालों के पॉकेट पे डेंट डाल रहा है।
तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। हम लोग बड़े शहर में तो फिर भी है कि कुछ ना कुछ गनीमत है कि आपको एक बड़े बीमारियों से संबंधित आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल जाता है। पर कस्बे और गांव में स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो अगर हम 75,000 सीटें भर पाएँ, अच्छे डॉक्टर बना पाएँ, तो रोज़गार की किसी तरीके की कमी नहीं होनी है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के देश में कि क्षेत्र में अभी तो हम सिर्फ एक तरह से बोलेंगे कि हमने सर निकाला है। अभी हमें दौड़ना बहुत बाकी है, तो उसमें काफ़ी काम पेंडिंग है और काफ़ी बड़े स्तर पे रोज़गार का भी सृजन उसके थ्रू होगा। 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर जो टैक्स घटाया गया है उसको किस तरह से देखते? पिछली बार भी हमने इस तरह की चीजें देखी थी बजट में। इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले से मतलब ज्यादा छूट मिली है दवाइयों में? देखिए, इसके कहीं ना कहीं दो कारण हैं। पहला कारण तो हमारे हिंदुस्तान को, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल टूरिज्म के तहत सरकार को सस्ता इलाज मुहैया कराना है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आप इसको वैश्विक स्तर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो इंडिया के ऊपर टैरिफ का एक तलवार लटक रही थी, उसको भी नज़र रखते हुए सरकार ने एक धीरे से कहीं ना कहीं उनके संतुष्ट करने या उनकी शिकायतों को दूर करने के रूप में भी इन दवाओं को से टैक्स हटाने की बात कही है। तो ये एक तरह से बोलेंगे कि दो तरफा चाल है सरकार की, कि हम ग्लोबल लेवल पर भी जो विदेशी फार्मा कंपनियां हैं उनके आगे भी एक हम सॉफ्ट अपनी इमेज लेकर के जाएं, और हिंदुस्तान में भी टैक्सेस को घटा करके या अपना उनको एग्जम्प्ट करके हम सस्ती दवाएं उपलब्ध करा पाएं। टैक्स रिजीम को देखने के बाद मतलब माना जा रहा है कि ये भी घोषणा करी है निर्मला सीतारमण ने कि अगले हफ्ते एक बिल पेश किया जाएगा। बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव हो सकता है? आपको क्या लग रहा है टैक्स रिजीम में? देखिए, जो वर्तमान में इनकम टैक्स लॉ है ये सन 1961 से चला आ रहा है, और इसके अंदर इतने संशोधन हो चुके हैं कि ये एक अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बन गया है। अच्छा, सरकार का भी मत यही है कि जितने भी कानून हैं वो काफ़ी सरल होने चाहिए ताकि आम आदमी उसको पढ़ के समझ सके। तो एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाएगा, फिर नया इनकम टैक्स एक्ट को प्रेजेंट किया जाएगा। सरकार ने इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर बिल लाने की बात कही है। तो जो बहुत ही जल्द हम शायद देखेंगे कि ये एक्ट का भी रूप ले लेगा, और इसमें सरकार का फोकस इस एक्ट को छोटा करना, सरलीकरण करना, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न है उनको हटाना, और लिटिगेशन को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड करने की बात कही गई है। अब ये अगर आ जाता है तो एक काफ़ी अच्छा कदम होगा। और जैसे कि आपने देखा कि पीछे सरकार ने कई कानूनों में बदलाव भी किया है कि इस सेल टैक्स को जीएसटी में लेकर के आए हैं। फिर हमारे जितने भी इंडियन पेनल कोड वगैरह थे उसको न्याय संहिता के द्वारा बदला गया है। साथ ही एक सरकार ने एक बोर्ड बनाने की भी गठन की बात कही, जो अगले एक साल के अंदर सरकार को जितने भी इस तरीके के कानून हैं जो पुराने हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, उनको बदल के क्या हम नए और सरल कानून भारत की जनता के सामने रख सकें, उस पर भी सरकार काम करेगी। बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारी राष्ट्रपति खुद पिछड़ी जाति से आती हैं, तो ऐसे में भी ये चीज देखी जा रही है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति का बेहद ख्याल रख रही है। और ऐसे में जो घोषणा करी गई है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पहली बार अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख तक का ऋण आसानी से मिल जाएगा, तो ये पहल कैसी लगी आपको? ये बिल्कुल एक सराहनीय पहल है, और ये सरकार के एक पॉजिटिव माइंडसेट को दिखाता है, और सरकार खुद भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वावलंबी बने और अपना स्वयं का रोजगार करें। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस हिसाब से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, लोगों के अंदर नौकरी करने की चाह बढ़ रही है, उतनी रोजगार का सृजन सरकार के हाथों में नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है या आपके स्वरोजगार से हो सकता है। सरकारी नौकरियों की बढ़ाने की सरकार की एक लिमिटेड क्षमता है। तो ये एक अच्छा कदम है, अगर सरकार 5 लाख रुपए तक का, जैसा उन्होंने घोषणा की है, वो सभी के हाथों में पहुंच पाए, तो जाहिर सी बात है लोगों को जो स्मॉल स्केल पे अपना उद्यम शुरू करने के लिए बिल्कुल मदद मिलेगी, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। जी, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी सरकार बहुत कुछ ध्यान रख रही है, और इस बार घोषणा करी गई है कि डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में जिला अस्पतालों में भी। तो इससे किस तरह का एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कैंसर के इतने वर्षों के बाद भी अभी तक किसी भी देश ने कैंसर का पूरी तरीके से उपचार ढूंढ नहीं पाए हैं।
और भारत भी सरकार के ऊपर भी इस चीज़ को लेकर के काम करने का तो अपना एक दबाव या एक रोड मैप तो तैयार है। ये एक अच्छी पहल करी गई है कि जितने भी हिंदुस्तान के जिला अस्पताल हैं उन सब के अंदर एक डे केयर सेंटर की इन्होंने व्यवस्था करी। डे केयर सेंटर के तहत व्यक्ति जा करके पूरा दिन अपना ट्रीटमेंट करा सकता है जो उसको इलाज या लेना है, और उसके बाद शाम को वापस आ करके अपने घर जा सकता है। तो ये एक हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को बचाने का और कैंसर के ट्रीटमेंट को लगभग हर शहर भर में पहुंचाने का एक सरकार का एक सराहनीय प्रयास है, जिसमें जाहिर सी बात है इसके अच्छे और दूरगामी नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार बात करती रही है और इस बार जो घोषणाएं आई हैं वो किस तरह से महिलाओं को सशक्त बना रही है? देखिए, महिलाओं को सरकार एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में हमेशा से उन्होंने उनको तरजीह दी है, और महिलाओं के लिए ही सरकार ने कई सारी पीछे इस जैसे स्टैंड अप इंडिया वगैरह करके योजनाएं चलाई थी। इस बार भी सरकार ने जो उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू करी है, जिसके तहत अगर वो महिलाएं एमएससी सेक्टर के अंदर अपना व्यापार करती हैं तो उनको सरकार जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी जो 5 करोड़ थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 7 करोड़ कर दिया है। और अगर स्टार्टअप महिला के द्वारा चालू किया जा रहा है तो उसकी भी क्रेडिट गारंटी सरकार ने 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दी है। तो कहीं ना कहीं महिला उद्यमियों को ध्यान में रख करके सरकार ने एक सराहनीय प्रयास किया है। आपने बहुत आसान तरीके में महिला, युवा, किसान सबके बारे में बता दिया है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे पिछली बार का बजट और इस बार का बजट, क्योंकि हर बार यही बोला जाता है कि ऐतिहासिक बजट होगा, पिछली बार से ज्यादा होता है, लेकिन वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सारे पैसे यूज करे जाते हैं उन कामों के लिए, और पिछली बार से इस बार का अगर कंपेयर करा जाए तो कौन सा और किस तरीके से बेस्ट रहा है? देखिए, हर एक बजट को ऐतिहासिक कहना या निराशाजनक कहना ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सरकार जब बजट बनाती है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट ही प्लान करके करती है। हर क्षेत्र को हर एक बजट में इंक्लूड कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। पिछले बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया था, इस बजट में उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे फोकस किया है। आने वाले बजट में हो सकता है किसी और क्षेत्र पे फोकस करें। तो अगर हम लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो वादे किए थे वो अपने आप में सराहनीय थे। और इस बार सरकार ने जो रोजगार बढ़ाने के लिए या अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में या दाल, विशेष रूप से दाल के दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए या फिशरीज़ के लिए जो सरकार ने घोषणाएं करी हैं वो अपने आप में सराहनीय है। पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पे लोगों को राहत दी है उन्होंने, जिस हिसाब से स्मॉल सेक्टर के व्यापार करने वालों को लोन की, केसीसी की, क्रेडिट गारंटी की सुविधाएं दी हैं, तो वो इस बजट के प्लस पॉइंट हैं। तो हर एक बजट को अगर हम उस इंडिविजुअल बजट के रूप में देखें तो हमें उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट मिलेंगी। जिन लोगों को अपने क्षेत्र को लेके कुछ उम्मीदें होती हैं और वो पूरी नहीं होती हैं तो शायद उनको निराशा भी लगती है, पर हो सकता है सरकार आने वाले बजट में उस चीज़ को इंक्लूड कर ले। दो अभी महत्वपूर्ण सवाल मेरे और है। जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी है, और सबसे पहली चीज जो होती है किसान के, उसके मन में यही होता है कि हमारी ऋण माफी की जो दर है वो बढ़ जाए, आसानी से ऋण माफ हो सके, हमको आसानी से लोन मिल सके, क्योंकि दावे तो सरकार करती है लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर कोई घोषणा स्पेसिफिक करिए। देखिए, किसानों के लिए तो सब कई सारी घोषणाएं करी गई, जैसे सब केसीसी का ही मैंने आपको उदाहरण दिया। लगभग 7 करोड़ 70 लाख किसानों को तो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है जो जिन्होंने केसीसी अवेल किया है। तो प्रति किसान 2 लाख रुपए की उनको एक्स्ट्रा लिमिट मिल रही है। दलहन के क्षेत्र में उन्होंने, सरकार ने जो काम करने की बात करी, इसके अलावा हमारा लेदर के क्षेत्र में, टॉयज़ के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग, तो लेदर और टॉय में आपका शहरी श्रमिक और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमारे किसान और ग्रामीण श्रमिक सभी आ गए। इसके लिए सरकार ने विशेष पैकेज और विशेष स्कीम चलाने की बात करी गई है। और जिस हिसाब से मखाना बोर्ड बनाया गया तो बिहार के जितने भी किसान जो मखाने का अपना पैदावार करते हैं उन सबको तो सीधे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एमएसपी को जो मांग थी किसानों की, एमएसपी को लेकर और जो अन्य मांगे थी उसको लेकर कोई घोषणा नहीं करेगी, उसको लेकर अभी भी मायूसी रहेगी किसानों में। देखिए, एमएसपी से संबंधित घोषणा बजट का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सम्मिलित डिसीजन होता है। तो केंद्र सरकार बजट में एमएसपी कुछ भी डिसाइड कर दे, उसका कोई वैलिडिटी इसलिए नहीं रहती कि अगर राज्य सरकार ने उसको अपने वहाँ लागू नहीं किया है। आप देखेंगे कि सरकार
पूरे साल भर के अंदर अलग अलग समय पे हर एक फसल के लिए एक एमएसपी राज्य सरकार की कंसल्टेशन से जारी करती रहती है। तो उसका बजट में स्पेसिफिकली मेंशन करना या नहीं करना एमएसपी के क्षेत्र पे कोई अलग से फर्क नहीं डालेगा। वो आने वाले समय में सरकार को जब ज़रूरत होगी एमएसपी के क्षेत्र पे वो अपना कुछ ना कुछ घोषणाएं करती रहेगी, चाहे घटाना हो चाहे बढ़ाना हो। हालांकि घटाने का तो कभी नहीं देखा कि एमएसपी बढ़ाया ही जाता है। तो सरकार उसको क्षेत्र पे कर रही है, जो आने आने वाले टाइम में ज़रूर बढ़ाएगी। व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि बार बार वो जीएसटी को लेकर भी तमाम मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी भी अलग अलग कई मांगे रही हैं। व्यापारियों के लिए इस बार क्या बड़ी घोषणाएं रही? देखिए, व्यापारियों को जो एक सबसे बड़ी शिकायत थी कि सरकार ने के जो ये दोनों कानून हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, इनके कंप्लायंस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उनको कई सारे केसेस, ज़बरदस्ती के नोटिसेस का सामना करना पड़ता है और डिपार्टमेंट की तरफ से हरासमेंट होता है। तो सरकार ने जीएसटी के कई सारे लिटिगेशन के प्रोसीजर को फेसलेस करने की बात कही है, जो इधर इस वर्ष ही आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम की तरह कई सारी स्कीम चलाई हैं, जो कि जितने भी पेंडिंग और पुराने लिटिगेशन है ख़त्म किया जाए। सरकार ये चाहती है कि कर संबंधी कानूनों में जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उतने ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और चीज़ों का निस्तारण होना शुरू करेगा। तो सरकार पुराने पेंडिंग लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए पिछले 3-4 सालों से कमर कसी हुई। उन्होंने काफ़ी अच्छे और सराहनीय कदम उठाए, जो इस साल भी दिखाई पड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में लिटिगेशन की संख्या काफ़ी कम होगी। व्यापारियों को अननेसेसरी हरासमेंट से बचाने के लिए, प्लस टीडीएस से टीसीएस, कई तरीके के नियम हैं जिसको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर व्यापारी के टीडीएस काटने में कहीं गलती कर जाता था तो पहले उसका क्रिमिनल प्रोसीजर, उस पर क्रिमिनल प्रोसीजर लागू हो जाते थे। लास्ट ईयर सरकार ने टीडीएस को हटाया और इस वर्ष टीसीएस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो उनको हर हाल में इस चीज़ को लेकर के मदद देगी कि अगर उनकी तरफ से टीसीएस में कोई लापरवाही हो रही है तो उन्हें किसी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बजट को आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, आपने अच्छाइयाँ तो सारी बता दी, लेकिन आपको कोई कमी इसमें नजर आई हो? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कमी ना हो, क्योंकि विपक्ष भी अब इसको लेकर कई बयान दे रहा है। देखिए, मैंने अभी बोला ना कि हर बजट में हर एक को संतुष्ट कर पाना या हर एक क्षेत्र को कवर कर पाना संभव नहीं है। बजट के अंदर अगर हम कुछ बोलें कि निराशा वाले पॉइंट हैं, तो अगर हम उससे बात करते हैं शेयर मार्केट को लेकर के, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो सरकार ने बढ़ाया है उसके ऊपर कुछ रियायत देंगी, या फिर जो अपना सुलभ आवासीय स्कीम के तहत जो मकान लोगों को मिलते हैं उससे संबंधित कोई सरकार घोषणा करेगी। सरकार इन दोनों फ्रंट पे साइलेंट रही है। इसके अलावा सरकार ने रेल बजट से संबंधित कोई भी विशेष घोषणा नहीं करी है, जिससे कि हमारे देश की जनता जो किसी ना किसी तरीके से अभी जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का बन रहा है उससे संबंधित जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे कोई उन्हें निजात या मिले। बाकी उन्होंने किसी भी तरीके का घरेलू चीज़ें, गैस है, बिजली है, पानी है, इन सब से संबंधित कोई ऐसी घोषणा नहीं करी जिससे डायरेक्ट हमारे देश के आम आदमी को कोई फर्क पड़े या उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट दिखाई पड़े। यानी विपक्ष जिस तरह से कर रहा है, ये उद्योगपतियों का बजट है, क्या इसे सही मानते हैं? नहीं, उद्योगपतियों का तो बजट कहना गलत होगा। ये तो सिर्फ एक बिना पढ़े किसी कोई बोल रहा है। बजट वास्तव में अच्छा है, पर बजट के अंदर कई क्षेत्रों में लोगों को जो उम्मीद थी इस बार सरकार ने उस पर नहीं किया, इसलिए कुछ को निराशा है। पर ये कहना कि उद्योगपतियों का बजट है, बिल्कुल ही गलत बात होगी। इसमें सरकार ने इस बार के बजट में मध्यम वर्ग और ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रख के किया, इसलिए इसको उद्योगपतियों का बजट कहना बिल्कुल गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सीए रूपक अग्रवाल जी, जिन्होंने बेहद ही आसान तरीके से बता दिया कि 2025-26 के लिए जो पूर्ण बजट आया है योगी सरकार 3.0 का, वो कितना बेहतरीन है, और साथ ही उसकी कुछ कमियां भी बता दी, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट कर पाना एक बजट में संभव नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।